बीटीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं लवदीप बडियाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। नेपाल में शुक्रवार रात आया 6.4 तीव्रता का भूकंप, भारत के कई इलाके भी हुए प्रभावित। हिमाचल में डिप्टी सीएम और सीपीएस की नियुक्ति को असंवैधानिक बताने वाली याचिका पर हाई कोर्ट में होगी सुनवाई। अमेरिकी सीमा शुल्क और सीमा सुरक्षा द्वारा भारतीय मूल के लोगों की एंट्री को लेकर किया गया चौंकाने वाला खुलासा। दिल्ली की हवा लगातार हो रही जहरीली, शनिवार को भी गंभीर कैटेगरी में था हवा का स्तर। अब खबरें विस्तार के साथ। नेपाल में शुक्रवार रात करीब 11:32 पर 6.4 तीव्रता का भूकंप आया। उस समय 37 लोगों की मौत की खबर सामने आई थी। काठमांडू पोस्ट के मुताबिक सुबह तक ये आंकड़ा 141 पहुंच गया है। सैकड़ों घरों के नुकसान की खबर है, हालांकि इसका कोई आधिकारिक आंकड़ा नहीं आया है। नेपाली मीडिया के मुताबिक भूकंप का केंद्र काठमांडू से 331 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में 10 किलोमीटर जमीन के नीचे था। जाजरकोट और रकुम पश्चिम जिले में भूकंप का असर नेपाल में ही नहीं सबसे ज्यादा देखा गया है। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड हालात का जायजा लेने जाजरकोट पहुंचे। उन्होंने तीनों सिक्योरिटी एजेंसियों को रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटने के निर्देश दिए हैं। बता दें कि भूकंप का असर केवल नेपाल में ही नहीं बल्कि भारत में भी देखने को मिला है। दिल्ली एनसीआर के अलावा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और बिहार की राजधानी पटना में इलाके महसूस किए गए हैं। हालांकि भारत में किसी तरह के जानमाल के नुकसान की खबर नहीं है। बता दें कि पीएम मोदी ने भी नेपाल के भूकंप में मरने वाले लोगों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की हैं। उन्होंने मुश्किल घड़ी में नेपाल की मदद करने का भरोसा भी दिया है। हिमाचल में डिप्टी सीएम और सीपीएस की नियुक्ति को असंवैधानिक बताने वाली याचिका पर आज हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। इस मामले में सरकार के वकील को आज कोर्ट में बहस करनी है। बीते 16 अक्टूबर की सुनवाई में सरकार ने दलील दी थी कि बहस के लिए कुछ वक्त दिया जाए। इसके लिए दिल्ली से सीनियर एडवोकेट आएगा और वह सरकार की बात रखेगा। बता दें कि इस मामले में 3 अलग अलग याचिकाकर्ताओं के वकील 16 अक्टूबर को कोर्ट में बहस पूरी कर चुके हैं। इससे पहले हिमाचल हाई कोर्ट राज्य सरकार की उस दलील को खारिज कर चुका है जिसमें सरकार ने विपक्ष के विधायकों द्वारा दायर याचिका को मेंटेनेबल नहीं बताया था। इसी तरह डिप्टी सीएम के उस आवेदन को भी हाई कोर्ट ने खारिज किया है जिसमें उन्होंने अपनी नियुक्ति को कानूनी तौर पर सही ठहराते हुए याचिका से नाम हटाने का आग्रह किया था। डिप्टी सीएम मामले में दोनों पक्षों की ओर से बहस पूरी हो गई है। कोर्ट ने डिप्टी सीएम के शब्द से जुड़ा रिकॉर्ड राजभवन से मांगा है। इसे आज अदालत में पेश किया जाएगा। अमेरिकी सीमा शुल्क और सीमा सुरक्षा द्वारा शुक्रवार को भारतीय मूल के लोगों की एंट्री को लेकर एक चौंकाने वाला खुलासा किया गया है। आंकड़ों के अनुसार अक्टूबर 2022 और सितंबर 2023 के बीच अमेरिका में अवैध रूप से प्रवेश करने वाले भारतीय मूल के लोगों की गिनती रिकॉर्ड स्तर पर बढ़ी है। अमेरिका में अवैध रूप से प्रवेश करने पर 96,917 भारतीयों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें से ज्यादातर पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और उत्तर प्रदेश के हैं। अवैध रूप से अमेरिकी सीमा पार करते समय पकड़े गए भारतीयों की संख्या में कथित तौर पर पिछले वर्षों में 5 गुना वृद्धि देखी गई है। 2019-20 में 19,883 भारतीयों को पकड़ा गया था। आंकड़ों के मुताबिक 2020-21 में 30,662 भारतीयों को गिरफ्तार किया गया था, जबकि 2021-22 में ये संख्या 63,927 थी। अक्टूबर 2022 से सितंबर 2023 के बीच 96,917 भारतीय गिरफ्तार किए गए हैं। इनमें 30,010 भारतीयों ने कनाडा बॉर्डर और 41,770 मैक्सिको बॉर्डर के जरिए प्रवेश करना चाहते थे। बता दें कि गिरफ्तार किए गए आरोपियों में बड़ी संख्या में भारतीय बच्चे भी शामिल हैं। अमेरिका सरकार के प्रवक्ता सीनेटर जेम्स लैकफोर्ड ने गुरुवार को सेनेट में कहा कि ये लोग निकटतम हवाई अड्डे मैक्सिको तक पहुंचने के लिए फ्रांस जैसे देशों से होकर लगभग 4 उड़ानें लेते हैं। इसके बाद वे बॉर्डर पर पहुंचकर तारों और दीवारों को फांदकर अमेरिका में घुस जाते हैं। उन्होंने कहा कि इससे कई लोग मैक्सिको के मानव तस्करों को भी सहायता लेते हैं।
लैकफोर्ड ने कहा कि इस साल अब तक हमारे पास भारत से लोग सरकार द्वारा लाए बॉन्ड भर चुके हैं। उन्होंने कहा कि ज्यादातर लोगों के पास एक ही बहाना होता है कि उन्हें भारत में जान माल का खतरा है, जिसके चलते वे अपने देश वापस नहीं लौटना चाहते। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ भारतीयों के लिए ही नहीं, मैक्सिको बॉर्डर से कई देशों से लोग आते हैं। दिल्ली की हवा लगातार जहरीली होती जा रही है। शनिवार को भी हवा का स्तर गंभीर कैटेगरी में बना हुआ है। शनिवार सुबह दिल्ली में ओवरऑल एयर क्वालिटी इंडेक्स 504 रहा। वहीं इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट में 571, धीरपुर में 542, नोएडा में 576 और गुरुग्राम में 512 AQI दर्ज किया गया है। इधर बढ़ते प्रदूषण और खराब होती हवा को लेकर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने शुक्रवार को प्रभावित राज्यों के चीफ सेक्रेटरी से जवाब मांगा और तुरंत ही एक्शन लेने को भी कहा है। साथ ही आदेश दिया है कि जो कदम उठाए उसकी रिपोर्ट NGT को दी जाए। इस बीच दिल्ली की मौजूदा हालत के लिए दिल्ली हाईकोर्ट ने वन विभाग को जिम्मेदार बताया है। हालांकि ये मामला पेड़ों की कटाई से जुड़ा है। दिल्ली हाईकोर्ट में शुक्रवार को पेड़ों की कटाई से जुड़ी याचिका की सुनवाई करते हुए जस्टिस जसमीत सिंह ने दिल्ली वन विभाग को लताड़ लगाई। जस्टिस जसमीत ने वन विभाग से पूछा कि क्या आप चाहते हैं कि दिल्ली के लोग गैस चैम्बर में रहें। जस्टिस ने कहा कि हम आपको सेंसिटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं और आप समझ नहीं रहे हैं। आपका ऐसा कन्नी काटना अदालत के आदेशों की अवमानना है। दिल्ली के लोग आज जिस स्थिति में हैं उसके लिए आप जिम्मेदार हैं। वहीं दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान ने सुप्रीम कोर्ट ने हवा के सुधार के उपाय मांगे हैं। इस मामले की अगली सुनवाई 7 नवंबर को होगी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव से मुलाकात की है। दोनों के बीच ये मुलाकात नई दिल्ली के रेल भवन में हुई है। मुलाकात के दौरान सीएम धामी की रेल मंत्री से उत्तराखंड में रेल कनेक्टिविटी सुदृढ़ करने के संबंध में विस्तार से चर्चा हुई है। इस मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ने रेल मंत्री से लखनऊ से देहरादून के बीच एक वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाने का अनुरोध किया है। इसके अलावा पर्वतीय क्षेत्रों में रेल सेवा के विस्तार करने के लिए लंबे समय से लंबित टनकपुर से बागेश्वर रेल लाइन के निर्माण की स्वीकृति जल्द देने का भी अनुरोध किया है। सीएम धामी ने इस मुलाकात के दौरान अहमदाबाद से काठगोदाम, हरिद्वार और देहरादून को जोड़ने के लिए सीधी ट्रेन चलाने का अनुरोध भी किया है। इसके अलावा दून एक्सप्रेस में कोटद्वार के कोच, जनता एक्सप्रेस में रामनगर के कोच का फिर से परिचालन शुरू करने पर चर्चा हुई है। इसके अलावा टनकपुर से राजस्थान के मेहंदीपुर बालाजी तक नई ट्रेन शुरू करने मुख्यमंत्री ने अनुरोध किया है। इस मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि रेल सेवाओं के विस्तार से प्रदेशवासियों एवं पर्यटकों के लिए आने वाले समय में यातायात सुगम होगा। साथ ही पर्यटन प्रमुख राज्य होने के कारण प्रदेश की आर्थिकी भी सशक्त होगी। इस मुलाकात के दौरान केंद्रीय रेल मंत्री ने हर संभव सहयोग को लेकर सीएम धामी को आश्वासन दिया है। बता दें कि बीते 2 दिन से सीएम धामी गुजरात के दौरे पर थे, जहां उन्होंने गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल से मुलाकात की थी। मुख्यमंत्री लगातार ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट को लेकर कई जगहों का दौरा कर रहे हैं। गौरतलब है कि अभी ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट करीब 1 महीने का वक्त बचा हुआ है, जबकि करीब 94,000 करोड़ के MOU साइन हो चुके हैं। पंजाब के गुरदासपुर के अंतर्गत आते बटाला में पंजाब पुलिस की गैंगस्टरों के साथ मुठभेड़ हुई है। क्रॉस फायरिंग में पुलिस ने एक गैंगस्टर की टांग पर गोली मारी। घायल गैंगस्टर की पहचान गांव बलपुरिया के रहने वाले नवनीत सिंह के रूप में हुई है। उसे अमृतसर रेफर किया गया है। वहीं उसके 6 और साथियों को भी गिरफ्तार किया गया है। ये गैंगस्टर विदेश में बैठे हैरी चट्टा से संबंधित है और उसके इशारों पर फिरौती वसूलने का काम करते थे। बता दें कि पकड़े गए आरोपियों ने कुछ दिन पहले बटाला में 50 लाख की फिरौती ना देने के चलते एक ज्वेलर के घर पर गोली भी चलाई थी। इसके अलावा फतेहगढ़ चूड़िया में भी फिरौती ना देने के कारण एक ट्रैवल एजेंट की बंद दुकान पर फायरिंग की थी। डीजीपी गौरव यादव की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार पंजाब पुलिस हैरी चट्टा के गैंग पर पहले से ही नजर रखे हुए थे। इसी दौरान उन्हें गुप्त सूचना प्राप्त हुई, जिसके आधार पर पुलिस ने काम शुरू कर दिया। जब पुलिस आरोपी के पास पहुंची तो गैंगस्टरों ने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने इस मामले में विभिन्न अपराधों में प्रयोग की गई 4 पिस्टल बरामद की है। इनके अलावा पुलिस ने 14 जिंदा कारतूस भी जब्त किए हैं।
ये हथियार गैंग के पास कहां से पहुंचे, इसके बारे में भी जानकारियां आरोपियों से ली जा रही हैं। हिमाचल के शिमला जिला के रोहडू की खशतार पंचायत के खेड़ा गांव में बीती रात एक मकान में भयंकर आग लग गई। इसे चमनलाल नाम के व्यक्ति का पूरा घर जलकर राख हो गया है। गनीमत ये रही कि इस हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। सूचना के अनुसार बीती रात करीब 1 बजे घर में आग लगी। जब नींद में सो रहे लोगों को ये पता चला तो आग पूरे मकान को अपनी चपेट में ले चुकी थी। इसके बाद घर पर सो रहे परिवार ने सभी सदस्य अपनी जान बचाकर बाहर भागे। इससे प्रभावित परिवार कुछ भी सामान बाहर नहीं निकाल पाया। आग पर दमकल वाहनों के पहुंचने के बाद सुबह करीब 3 बजे पूरी तरह काबू पाया जा सका, लेकिन तब तक 2 मंजिला मकान पूरी तरह जलकर राख हो गया था। स्थानीय प्रशासन नुकसान के आंकलन में जुट गया है। आग लगने के कारणों का अभी खुलासा नहीं हो पाया है। बता दें कि पहाड़ों में हर साल सर्दियों में आग की घटनाएं इसी तरह पेश आती हैं। पहाड़ों पर ज्यादातर लोगों ने लकड़ी के मकान बना रखे हैं। ठंड से बचने के लिए लोग आग की अंगीठी या हीटर का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में कई बार हीटर बंद नहीं करने पर शॉर्ट सर्किट या आग की अंगीठी जली रहने पर आग फैल जाती है। टीम इंडिया के ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या वर्ल्ड कप से बाहर हो गए हैं। उनकी जगह प्रसिद्ध कृष्णा को टीम में शामिल किया गया है। आईसीसी ने इसकी जानकारी दी है और पुष्टि भी की है। गौरतलब है कि हार्दिक 19 अक्टूबर को बांग्लादेश के खिलाफ पुणे में खेले गए मैच में एंकल ट्विस्ट हो जाने से चोटिल हो गए थे। बांग्लादेश के खिलाफ खेले गए मैच में 9वें ओवर और अपने पहले ओवर में वो चोटिल हो गए थे। तीसरी बाल पर हार्दिक की एंकल ट्विस्ट हो गई और वह क्रीज पर ही बैठ गए थे। मेडिकल टीम ने चोट देखी और उन्हें मैदान से बाहर लेकर गए। इसके बाद उन्होंने कोई मैच नहीं खेला। वर्ल्ड कप में उन्होंने 4 मैच खेले हैं। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहें BTV, बी पॉजिटिव, बी योरसेल्फ।